हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज का सेशन एक बार फिर से यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर एसआई एएसआई को टारगेट करते हुए है। आज है इसका डे 6 टॉप 40 क्वेश्चन की इस सीरीज में हम लोग ने कई प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व किया। टफ से टफ क्वेश्चन, आसान से आसान क्वेश्चन, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस। लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को ऑब्जर्व करें, चाहे वो कंप्यूटर ऑपरेटर का हो या एसआई एएसआई का हो, तो उसमें हमें यह देखने को भी मिलता है कि पेपर कई सारे क्वेश्चन आसान लेवल के भी आते हैं, लेकिन कैंडिडेट्स रिवीजन प्रॉपर ना होने की वजह से या एग्जामिनेशन प्रेशर होने की वजह से उनको गलत कर देता है। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो कि एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से आसान तो है लेकिन ट्रिकी है। कोशिश आपकी यही रहनी चाहिए कि 40 में से 40 स्कोर करें और मुझे बताइएगा कि आउट ऑफ 40 आपने कितना स्कोर किया है। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पैटर्न को ऑब्जर्व करते हुए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर एसआई एएसआई में और किस तरीके के बदलाव पॉसिबल हैं, आइए जरा एक बार समझते हैं। यस, लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। साथ ही साथ वो कैंडिडेट्स जो कि यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर एसआई एएसआई प्रोग्रामर ग्रेड 2 की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि कंप्यूटर को बेसिक से एडवांस लेवल तक कंप्लीट कर लिया जाए, या कई बार कैंडिडेट्स के पास में प्रॉपर स्टफ नहीं होता जिससे वो वीडियोस को देखे, टॉपिक वाइज पढ़े, पूरे सिलेबस को कवर करे। तो अगर आप पूरे सिलेबस को बिल्कुल बेसिक से पूरे एडवांस लेवल तक कवर करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं इस पार्टिकुलर कोर्स से। अभी भी वो कैंडिडेट जो इस कोर्स से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपके पास लगभग 1 महीना है और आखिरी का ये जो टाइम है ये बहुत क्रूशियल होता है आपकी तैयारी के लिए। क्योंकि अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आप पीडीएफ से पढ़ेंगे, वीडियोस की मदद से बार बार रिवाइज करेंगे, तो एग्जामिनेशन तक एक सॉलिड स्टफ आपके पास में होगा जिससे कि आप बेटर मार्क्स गेन कर पाएंगे। और यहां पर हर एक फ्रेंड आपका कंप्यूटर है, ये मान के चलिएगा, है ना। वो फ्रेंड तो है लेकिन वो कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर में एक कंप्यूटर भी है। आपके फ्रेंड का सिलेक्शन हो जाए और आपका ना हो, है ना, तो ये बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि इतने लंबे समय से आप इंतजार कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं टॉपिक वाइज वीडियोस, पीडीएफ और मॉक टेस्ट करना, तो आप इस कोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, दिए नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, या कोर्स ज्वाइन करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक भी दिया गया है, उस लिंक के थ्रू आप डायरेक्टली इस कोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। वैलिडिटी कितनी होगी इस कोर्स की? 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ परचेज, यानी 12 मंथ्स की होती है, जिस दिन से आप परचेज करते हैं उस दिन तक। क्लियर है? चलिए, प्रीवियस सेशन में एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था जो कि एमएस वर्ड का था। क्या था ये क्वेश्चन? स्पेलिंग एंड ग्रामर थेसोरस वर्ड काउंट फाउंड अंडर विच टैब इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में वर्तनी और व्याकरण थेसोरस शब्द गणना किस टैब के अंतर्गत पाया जाता है? और आप जानते हैं ये सब कहां मिलता है? रिव्यू टैब, व्यू टैब, मेलिंग्स या रेफरेंसेस। रिव्यू टैब के अंदर मिलता है आपको ये सारे के सारे फीचर, स्पेलिंग एंड ग्रामर, थेसोरस, वर्ड काउंट, या फिर और भी फीचर्स हो। जैसे ही आप एमएस वर्ड ओपन करेंगे, रिव्यू में जाएंगे, तो आप देखेंगे सबसे पहले लिखा हुआ है स्पेलिंग एंड ग्रामर, फिर लिखा हुआ है थेसोरस, फिर लिखा हुआ है वर्ड काउंट, रीड अलाउड, चेक एक्सेसिबिलिटी, ट्रांसलेट, लैंग्वेज, न्यू कमेंट, शो कमेंट। ये सारे ऑप्शन कहां मिलेंगे? रिव्यू टैब के अंदर। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन ये रहा है स्क्रीन पर गाइस, बताइएगा। यू नीड टू सेव एन एग्जिस्टिंग वर्ड डॉक्यूमेंट इन अनदर नेम, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल यू यूज? कह रहा है आपको किसी मौजूदा वर्ड दस्तावेज को किसी अन्य नाम से सहेजना है, आप निम्न में से किस विकल्प का उपयोग करेंगे? मतलब एक एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट है आपके पास में जो पहले से आपने लिख के रखा हुआ है, सेव करके रखा हुआ है, लेकिन आप चाहते हैं कि उसी डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे नाम से सेव किया जाए, एग्जिस्टिंग वर्ड डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे नाम से। तो आप क्या करेंगे? इंसर्ट, सेव एज, सेव या एडिट। करेक्ट आंसर है सेव एज। तो नई प्लेस में सेव करने के लिए या नए नाम से सेव करने के लिए हमें क्या करना होता है? F12, दैट इज सेव एज। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट,
व्हाट विल हैपन इफ यू प्रेस एस्केप की ड्यूरिंग द पावर पॉइंट स्लाइड शो? बताइए क्या होगा इसका आंसर। कह रहा है यदि आप पावर पॉइंट स्लाइड शो के दौरान एस्केप कुंजी को दबाते हैं तो क्या होगा? एंड ऑफ द स्लाइड शो, मिनिमाइजेस द पावर पॉइंट विंडो, डिस्प्ले द फर्स्ट स्लाइड या डिस्प्ले द लास्ट स्लाइड। पावर पॉइंट के दौरान जो एस्केप की होती है ये स्लाइड शो को बंद करने के लिए यूज की जाती है। तो आंसर क्या होगा? टू एंड द स्लाइड शो, यानी ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट वन। अब यहां पर 3 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं स्लाइड शो के रिगार्डिंग और शॉर्टकट की के रिगार्डिंग। कौन कौन से? पहला, F5 का यूज क्या होता है पावर पॉइंट में? तो आप जानते हैं F5 क्या करेगा? स्लाइड शो को बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करेगा। स्टार्ट्स अ स्लाइड शो फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड, पहली स्लाइड से। शिफ्ट F5 क्या करेगा? स्लाइड शो को करंट स्लाइड से स्टार्ट करेगा। करंट का मतलब मान लीजिए 5वीं स्लाइड से आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये शिफ्ट F5 कर देगा। आप 5th वाली स्लाइड पर जाइए, शिफ्ट F5 दबा दीजिए, तो वहां से आपकी प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी, वहां से स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा। तो शिफ्ट प्लस F5 फ्रॉम दी करंट स्लाइड। और एस्केप का यूज करते हैं टू एग्जिट दी स्लाइड शो, स्लाइड शो को एग्जिट करने के लिए, है ना। देखिए एक इमेज भी आपको यहां पर दिख रही होगी जहां स्लाइड शो के अंदर बिगिनिंग, करंट और कस्टम स्लाइड शो की ऑप्शन गिवन है। नेक्स्ट, ऑन व्हाट टेक्नोलॉजी डज द ब्लूटूथ वर्क? ब्लूटूथ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बने हैं। ब्लूटूथ टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन कंप्यूटर ऑपरेटर, SI ASI में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, है ना। तो जरा मुझे बताइए इसका ये क्वेश्चन, ब्लूटूथ किस तकनीक पर काम करता है? माइक्रोवेव, रेडियो फ्रीक्वेंसी, फाइबर ऑप्टिक्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? बिल्कुल सही करेक्ट आंसर होगा रेडियो फ्रीक्वेंसी पर, है ना। एक RFID होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशंस। तो वैसे ही आपका जो ब्लूटूथ है वो जिस वेव्स पर काम करता है, जिस फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, वो है आपकी रेडियो फ्रीक्वेंसी। अब ब्लूटूथ पर कुछ और इंपॉर्टेंट बातें याद रखिएगा, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। इन्वेंटर ऑफ ब्लूटूथ, ब्लूटूथ के पापा कौन है? ब्लूटूथ की खोज किसने करी? तो आंसर है जाप हार्टसन। 1994 में जाप हार्टसन 1994 ब्लूटूथ के फाउंडर या इन्वेंटर हो गए। दूसरा, किस कंपनी को क्रेडिट जाता है ब्लूटूथ का? ये बताइए, कंपनी का नाम अगर पूछा जाए तो कंपनी होगी दोस्तों एरिक्सन। नाम आपने सुना होगा सोनी एरिक्सन, है ना। तो एरिक्सन क्या है? वो कंपनी जिसमें जाप हार्टसन ने ब्लूटूथ को इन्वेंट किया। उस समय वो किस कंपनी में कार्य कर रहे थे? एरिक्सन में। तो इसलिए कंपनी अगर पूछा जाए तो एरिक्सन होगा, इन्वेंटर पूछा जाए तो जाप हार्टसन होगा 1994 में। तीसरा, किस राजा के नाम के बाद में इसका नामकरण हुआ ब्लूटूथ? है ना। ब्लूटूथ क्या है? ये एक टर्म है, एक नाम है, लेकिन ये नाम ब्लूटूथ ही क्यों पड़ा? क्योंकि आप जानते हैं एक राजा हुआ करते थे किंग हेराल्ड ब्लूटूथ, इनका नाम था किंग हेराल्ड ब्लूटूथ, और इनका जो दांत था वो थोड़ा खराब था, है ना। लेकिन इनको जाना जाता था राज्यों में संधि करवाने के लिए, यानी जो किले होते थे, जो अलग अलग किले हुआ करते थे, उनके बीच में जो डिस्प्यूट हो जाती थी, है ना, जो देशों में जो डिस्प्यूट हो जाती थी, उनको ये क्या करते थे? संधि करवाते थे, उनकी कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करते थे। तो इसलिए कम्युनिकेशन के लिए ब्लूटूथ इनका नाम पड़ा गया, दैट इज किंग हेराल्ड ब्लूटूथ। याद रखेंगे कि किसके नाम पर यह ब्लूटूथ पड़ा? किंग हेराल्ड ब्लूटूथ। नेक्स्ट, IEEE स्टैंडर्ड, जो कि हमने प्रीवियस सेशन में भी आपको बताया था कि ब्लूटूथ क्या है? एक पर्सनल एरिया नेटवर्क है, और पर्सनल एरिया नेटवर्क का जो IEEE स्टैंडर्ड है वो 802.15 है, और ब्लूटूथ के केस में क्या हो जाएगा? 15.1 हो जाएगा। नेक्स्ट, रेंज, कह रहे ब्लूटूथ की जो रेंज है वो कितनी है? तो बाय डिफॉल्ट इसकी रेंज मानी जाती है 10 मीटर की। 10 मीटर इज द आंसर। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्लूटूथ का एक नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई थी जिसे ब्लूटूथ 4.0 बोला गया। 4.0 4.0, इसे बोला जाता है BLE,
ब्लूटूथ लो एनर्जी, जो कि ब्लूटूथ का एक एडवांस्ड वर्जन है, दैट इज कॉल्ड ब्लूटूथ 4.0, या इसको BLE यानी ब्लूटूथ लो एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट है। ब्लूटूथ का जो लेटेस्ट वर्जन है वो 5.3 है। ब्लूटूथ लेटेस्ट वर्जन इज 5.3। अब ये पिकोनेट क्या होता है ब्लूटूथ में, जरा इसको भी समझ लो। सपोज करिए आपका एक मोबाइल है, उस मोबाइल से 7 डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती हैं वाया ब्लूटूथ। तो इसका मतलब जो आपकी मेन डिवाइस होगी जिससे सातों डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, मेन डिवाइस क्या होगी, मास्टर। और कितनी स्लेव्स कनेक्ट हो सकती हैं, स्लेव का मतलब होता है जो कैदी हो एक तरीके से, है ना। तो स्लेव्स कितने हो जाएंगे, उसके रक्षक कितने हो जाएंगे एक तरीके से, दैट इज 7। तो टोटल कितनी पिकोनेट में डिवाइसेस आएंगी, 7 + 1 8 डिवाइसेस। एक मेन डिवाइसेस और 7 डिवाइसेस इससे कनेक्ट हो सकती हैं। तो इस नेटवर्क को क्या बोलते हैं ब्लूटूथ में, पिकोनेट। और इस तरीके के पिकोनेट के कलेक्शन को स्कैटर नेट के नाम से जानते हैं। तो पिकोनेट के कलेक्शन को क्या बोलते हैं, स्कैटर नेट। इतनी बातें याद रखिएगा। इन्वेंटर जाप हडसन 1994, कंपनी एरिक्सन, किनके नाम से पड़ा, किंग हेराल्ड ब्लूटूथ, IEEE का वर्जन 15.1, रेंज 10 मीटर बाय डिफॉल्ट, BLE ब्लूटूथ लो एनर्जी 4.0 वाला वर्जन, ब्लूटूथ का लेटेस्ट वर्जन 5.3। पिकोनेट क्या है, जहां एक मास्टर है और 7 स्लेव हैं उसके। पिकोनेट के कलेक्शन को क्या बोलते हैं, स्कैटर नेट। क्लियर है। नेक्स्ट ये बताइए, द फर्स्ट कंप्यूटर मेड अवेलेबल फॉर कॉमर्शियल यूज वॉज, व्यवसायिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था। पहला कंप्यूटर जो कि कॉमर्शियली इस्तेमाल किया गया, इसका नाम क्या है, मार्क 1 ENIAC, यूनिवैक या एडसेक। वेरी गुड, एंड द करेक्ट आंसर इज यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब इस तरीके के कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, जैसे आइए उन सभी क्वेश्चंस पर बात कर लेते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पूछा जाए तो ENIAC होगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इसकी फुल फॉर्म है फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC। फर्स्ट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, अगर ऑटोमेटिक जोड़ दिया जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, ABC, एटेनस ऑफ बैरी कंप्यूटर। तीसरा क्वेश्चन, फर्स्ट इंडियन कंप्यूटर, भारत का पहला कंप्यूटर टिफ्रैक, टाटा इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कंप्यूटर या कैलकुलेटर, दैट इज कॉल्ड टिफ्रैक। फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर, पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर का नाम बताइए, यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर का नाम बताइए, दैट इज मार्क 1। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स मतलब जो बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं जिन्हें डेटाबेस के लिए मेंटेन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड मेन फ्रेम। रेलवेज में, बैंकिंग सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर में मेन फ्रेम कंप्यूटर्स ही यूज होते हैं फॉर दी स्टोरेज पर्पस, फॉर दी बैकअप पर्पस, है ना। जब आजकल क्लाउड कंप्यूटिंग का जमाना है, लेकिन पहले के समय में हम लोग किसका यूज करते थे, मार्क 1 जैसे कंप्यूटर्स का, दैट इज द मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC हो गया, फर्स्ट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ABC हो गया, फर्स्ट इंडियन कंप्यूटर टिफ्रैक, फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर यूनिवैक और फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर मार्क 1। ये नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट, व्हाट डज द फॉर्मूला इक्वल्स टू राउंड 2.15, रिटर्न इन MS एक्सेल, बताइएगा। क्या रहे राउंड, है ना, ये एक आपको दिया हुआ है फंक्शन, क्या रहे इसमें 2.15, है ना, ये दिया हुआ है और यहां दिया हुआ है 1। 1 का मतलब क्या है कि पॉइंट के बाद जो पहला नंबर है, क्या है पॉइंट के बाद पहला नंबर 1, इसको क्या कर दे, राउंड कर दीजिए। इसको राउंड करने पर क्या आएगा 2, यानी 2.2 इज दी करेक्ट आंसर। क्या ये बात समझ में आ गई, बताओ यस या नो, समझ में आ गया ये।
एक बार फिर से देखो इन क्वेश्चंस को कैसे करना है, राउंड वाले क्वेश्चंस को, और यहां पर पॉइंट की इंपॉर्टेंस क्या है। 2.15 कॉमा 1 का मतलब पॉइंट यानी डेसिमल के बाद में जो पहला नंबर है ना, उसको राउंड कर दीजिए। तो पहला नंबर क्या है 1, इसको राउंड करेंगे क्या आ जाएगा 2, तो 2.15 का क्या आ गया 2.2 आ गया। ठीक, अगला देखो, व्हाट डज द फॉर्मूला राउंड 5.678, 2 रिटर्न इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में सूत्र राउंड 5.678, 2 क्या देता है। अब यहां पर क्या दिया हुआ है 2, यानी पॉइंट के बाद जो दूसरा नंबर है, पॉइंट यानी डेसिमल के बाद जो दूसरा नंबर है कौन सा है, ये है, पहला 6 है, दूसरा 7 है, इसको राउंड कर दीजिए। राउंड का मतलब इससे ग्रेटर वाला नंबर क्या होगा 8, तो 6 7 की जगह पर क्या आ जाएगा 6 8, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट वन, 5.68। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, राउंड से क्वेश्चन बनता जरूर है एग्जाम में। क्लियर है। नेक्स्ट, हु इज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कृत्रिम बुद्धि के जनक कौन माने जाते हैं। एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। आंसर बताइए। बिल्कुल सही, दैट इज मिस्टर जॉन मैकार्थी इज नोन एज द फाउंडर ऑफ या फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आंसर फर्स्ट इज द राइट वन, जॉन मैकार्थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पापा। नमस्ते अंकल जी, कैसे हैं आप। बढ़िया, नमस्कार। नेक्स्ट, द फर्स्ट एआई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वॉज कॉल्ड। पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग भाषा का नाम बताइए। सबसे पहली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज बनी वो कौन सी थी। हम जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस जनरेशन में आता है, 5th जनरेशन में। फर्स्ट जनरेशन में मशीन या बाइनरी लैंग्वेज, सेकेंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज, कोबोल, पास्कल, C++, जावा, है ना, ये हाई लेवल लैंग्वेज थर्ड जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में आता है आपका डेटाबेस वाली लैंग्वेज, है ना, जैसे एसक्यूएल हो गया, ये आपकी किस में आ जाएगी, पाइथन है, एसक्यूएल है, ये आपकी 4th जनरेशन में। और 5th जनरेशन में आएगी आपकी रोबोट्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली, जैसे लिस्प, प्रोलॉग, है ना, दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज। तो पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज कौन सी है, लिस्प है, लिस्ट प्रोसेसिंग। लिस्ट प्रोसेसिंग इज द फुल फॉर्म ऑफ लिस्प। प्रोलॉग भी होती है ना, उसका भी यूज हम लोग रोबोट्स या एआई पर्पस से करते हैं। नेक्स्ट, द टर्म आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वॉज क्वाइंड इन 1999 बाय द कंप्यूटर साइंटिस्ट। बताइए, आईओटी का मतलब कि इंटरनेट से अपनी सभी चीजों को कनेक्ट करना, जैसे स्मार्ट वॉच को इंटरनेट से कनेक्ट करना, अपने टीवी को इंटरनेट से कनेक्ट करना, सीसीटीवी कैमरेज को इंटरनेट से कनेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड आईओटी का कॉन्सेप्ट। 1999 में आया, लेकिन किसने दिया, विंट सर्फ, एलन ट्यूरिंग, डेनिस रिची या केविन एस्टॉन। बिल्कुल सही, करेक्ट जवाब है केविन एस्टॉन इज नोन एज द फाउंडर ऑफ आईओटी। विंट सर्फ इंटरनेट के फाउंडर हैं, एलन ट्यूरिंग, ट्यूरिंग मशीन जिन्होंने डेवलप करी थी, डेनिस रिची सी प्रोग्रामिंग के फाउंडर, और केविन एस्टॉन आईओटी के फाउंडर। बल्ले बल्ले है, वेरी गुड। नेक्स्ट, डैश इज द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग एंड कैप्चरिंग ऑल द पैकेट्स पासिंग थ्रू अ गिवन नेटवर्क। बताओ, इंपॉर्टेंट है ना, और आसान भी है। डैश किसी दिए गए नेटवर्क से गुजरने वाले सभी पैकेटों की निगरानी और कैप्चरिंग की प्रक्रिया है। पैकेट्स को मॉनिटर करना, देखना और किसी दूसरे को दे देना, ये किस तरीके के अपराध में आता है। बिल्कुल सही, दिस इज कॉल्ड स्निफिंग अटैक। सो स्निफिंग इज द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग एंड कैप्चरिंग ऑल द पैकेट पासिंग थ्रू अ गिवन नेटवर्क। स्निफिंग का मतलब, जैसे स्निफर डॉग्स होते हैं, क्या करते हैं, सूंघ के पता लगा लेते हैं कि कहां पर बम है ना, कहां पर क्या चीज हो रही है। तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड, ये क्या कर रहे हैं, क्या ये मॉनिटर कर रहे हैं, क्या ये कैप्चर कर रहे हैं पैकेट्स को। यस, तो इस तरीके के अटैक को क्या बोलते हैं, दैट इज स्निफिंग। नेक्स्ट, डैश वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट ऑन द माइक्रो कंप्यूटर। बताइएगा, डैश माइक्रो कंप्यूटर पर पहली
इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट थी। स्प्रेडशीट का मतलब जो रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में होता है उसे स्प्रेडशीट बोलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की एमएस एक्सेल है, लेकिन पहली कौन सी है? वीसी कैल्सी। बिल्कुल सही। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट इज कॉल्ड एज वीसी कैल्सी। कैलकुलेटर से बनी है ना? कैल्सी का मतलब क्या होता है? कैलकुलेटर। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट क्या होगी? वीसी कैल्सी। वेरी गुड। नेक्स्ट, डैश was a boot sector virus which means it was infected the boot sector of the floppy disk। जल्दी से बताइए। डैश एक बूट सेक्टर वायरस था जिसका अर्थ है कि इसमें फ्लॉपी डिस्क के बूट सेक्टरों को संक्रमित किया जा सकता है। सबसे पहला बूट सेक्टर वायरस जो कि बूटिंग ना होने दे, जो कि कंप्यूटर को ऑन ही ना होने दे, कौन सा है? ब्रेन। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन इज 4, दैट इज ब्रेन। पहला वायरस क्रीपर और पहला बूट सेक्टर वायरस ब्रेन। नेक्स्ट, डैश इज डिजाइंड फॉर लो पावर लो डेटा रेट एप्लीकेशंस इन्वॉल्विंग वायरलेस सेंसर नेटवर्क एंड होम ऑटोमेशन। डैश वायरलेस सेंसर नेटवर्क होम ऑटोमेशन से जुड़े कम शक्ति कम डेटा दर अनुप्रयोगों के लिए डिजाइन किया गया है। क्या ब्लूटूथ होगा, जिग्बी होगा, MQTT होगा या STTP होगा? ब्लूटूथ तो बहुत ज्यादा एनर्जी लेता है, बहुत जल्दी आपकी बैटरी को ड्रेन कर देता है, लेकिन ब्लूटूथ से बढ़िया टेक्नोलॉजी क्या है? जिग्बी, जो कि लो पावर लो डेटा रेट और होम ऑटोमेशन के लिए बेस्ट वायरलेस सेंसर नेटवर्क के तरीके से काम करेगा, दैट इज कॉल्ड एज जिग्बी। यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट वन। क्लियर है? नेक्स्ट, डैश इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव फैसिलिटी फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। बताइए, डैश एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो सॉफ्टवेयर विकास के लिए व्यापक सुविधाएं प्रदान करती है। अगर हमें एक सॉफ्टवेयर बनाना है तो हमें क्या चाहिए? कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, टेस्टिंग की किट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, डीबगर्स, यही तो चाहिए। और इस पूरे को क्या बोलते हैं? IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। यानी द करेक्ट आंसर इज IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो डैश इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव फैसिलिटी फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैसे होगा? IDE की मदद से, इस टूल किट की मदद से, है ना। जब एक सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है तो वो सब चीजें लेकर आएगा ना। उसके पास टेस्टर भी होगा, डीबगर भी होगा, उसके पास लैंग्वेज भी होगी डिजाइन करने के लिए, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट प्लेटफॉर्म भी होगा उसके पास में। तो इस सब के कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे? IDE। वेरी गुड। नेक्स्ट, हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन ईथरनेट एड्रेस? जल्दी से बताइए, ईथरनेट एड्रेस में कितनी बिट होती हैं? 64, 48, 32 या 16? ईथरनेट एड्रेस को मैक एड्रेस भी बोलते हैं। अगर आपको यह पता है तो आंसर आप बता देंगे। अगर ईथरनेट एड्रेस को मैक एड्रेस बोलते हैं और मैक एड्रेस 48 बिट का होता है तो करेक्ट आंसर हमें मिल चुका है, दैट इज 48 बिट। ये रहा आपके सामने 48 बिट का मैक एड्रेस, जिसे फिजिकल एड्रेस ऑफ द कंप्यूटर भी बोलते हैं, जबकि IP एड्रेस को लॉजिकल एड्रेस बोला जाता है। यस। नेक्स्ट, द डिलीटेड मेल इन जीमेल अकाउंट गोज इन विच फोल्डर? जीमेल अकाउंट में डिलीट किए हुए मेल किस फोल्डर में जाते हैं? ट्रैश, स्पैम, ड्राफ्ट या रिसीव्ड? जीमेल में अनवांटेड मेल को बोलते हैं स्पैम, अनसॉलिसिटेड मेल, अनवांटेड मेल स्पैम, लेकिन डिलीट किए हुए मेल कहां जाते हैं? ट्रैश में। कितने दिन के लिए? 30 दिन के लिए। और 30 दिन के बाद वो जीमेल छोड़कर चले जाते हैं, यानी स्वाहा। तो ट्रैश में जो मेल हमारे रहते हैं डिलीट किए हुए, है ना, वो कितने दिन तक रहते हैं? दैट इज ऑफ 30 डेज। क्लियर है? नेक्स्ट, विच माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज्ड आफ्टर विंडोज विस्टा? ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता है कि विंडोज के इस वर्जन के बाद में कौन सा वर्जन आया या इस वर्जन के पहले कौन सा वर्जन आया, है ना। इस तरीके के क्वेश्चन के लिए आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए कि विंडोज विस्टा के बाद में दोस्तों कौन सा आया, दैट इज विंडोज 7। ये कब आप कर पाएंगे? जब आपको ये सीक्वेंस याद होगा। विंडोज ME, मिलेनियम एडिशन, फिर विंडोज XP, एक्सपीरियंस,
फिर विंडोज विस्टा, विंडोज 7, विंडोज 8, 8.1, विंडोज 10 और लास्ट में आया विंडोज 11 जो कि लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट का, है ना। विंडोज 11 इज द लेटेस्ट वन। तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा। तो विस्टा के बाद क्या आया देख सकते हैं, विंडोज 7। विंडोज 7 से पहले कौन सा आया, विंडोज विस्टा। विस्टा से पहले कौन सा आया, एक्सपी। एक्सपी से पहले कौन सा आया, एमई, है ना। तो इस तरीके से आप कोई भी आंसर का जवाब, कोई भी क्वेश्चन का जवाब कर सकते हैं। नेक्स्ट, डैश इज एन इंस्टेंट पेमेंट इंटरबैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम इन इंडिया। डैश भारत में त्वरित भुगतान अंतर बैंक इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण प्रणाली है। इंस्टेंट पेमेंट मतलब तुरंत पेमेंट करने वाला जो इंटरबैंक ईएफटी है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है, दैट इज आईएमपीएस। आईएमपीएस मींस व्हाट डू यू मीन बाय आईएमपीएस? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। Immediate payment service, that is called IMPS, which is the instant payment interbank electronic fund transfer system in India. Next, which programming language is primarily used for creating Android applications? Android apps बनाने के लिए मुख्य रूप से किस प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पाइथन, कोटलिन, स्विफ्ट या जावास्क्रिप्ट? एंड्रॉइड एप्लीकेशंस बनाने के लिए कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। अब यहां पर दो बातें याद रखिएगा, क्या, जरा ध्यान दीजिए। अगर हमें iOS ऐप बनानी है एप्पल के लिए तो हमें स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करना होता है, जबकि अगर एंड्रॉइड एप्लीकेशंस की बात करें तो एंड्रॉइड किसका है, गूगल का, है ना। किस कंपनी का है एंड्रॉइड? गूगल कंपनी का। इसके लिए जो हमारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाने के लिए जो लैंग्वेज है दैट इज कोटलिन, और गूगल ने ये लैंग्वेज बनाई है कब, 2017 में। यानी जो कोटलिन है ये किस कंपनी की लैंग्वेज है, गूगल कंपनी की। किस ईयर में बनाई गई, 2017 में। तो अगर iOS की बात की जाए तो स्विफ्ट होगा, और अगर एंड्रॉइड की बात की जाए तो क्या होगा, कोटलिन। याद रखेंगे, वेरी गुड। नेक्स्ट, the PDU of the transport layer is referred to as dash in OSI model. PDU से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, बताओ। PDU का मतलब होता है प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। कह रहा है OSI मॉडल जो कि 7 लेयर्स होती हैं, इसमें ट्रांसपोर्ट लेयर में जो डेटा ट्रांसफर होगा वो किस फॉर्मेट में होगा। जैसे फिजिकल लेयर में बिट्स के फॉर्मेट में होगा, डेटा लिंक लेयर में फ्रेम्स के फॉर्मेट में होता है, नेटवर्क लेयर में पैकेट्स के फॉर्मेट में होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर में सेगमेंट के फॉर्म में होता है। क्या सेगमेंट दिया है? जी हां। और ऊपर की तीनों लेयर्स में डेटा डेटा डेटा, यही तो है पीडीयू, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। तो एक बार फिर से रिवाइज करिए। फिजिकल लेयर नीचे वाली लेयर बिट्स के फॉर्मेट में, डेटा लिंक लेयर फ्रेम्स के फॉर्मेट में, नेटवर्क लेयर पैकेट्स के फॉर्मेट में, ट्रांसपोर्ट लेयर सेगमेंट्स के फॉर्मेट में, और ऊपर वाली तीनों लेयर सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन में डेटा 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 के फॉर्मेट में होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, विच टोपोलॉजी रिक्वायर्स अ मल्टी पॉइंट कनेक्शन? बताइए किस टोपोलॉजी के लिए मल्टी पॉइंट कनेक्शन की आवश्यकता होती है? मल्टी पॉइंट कनेक्शन का मतलब एक केबल से कई सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, या एक केबल से कंप्यूटर, प्रिंटर, फैक्स मशीन, ये सब कनेक्टेड है। तो ये किसमें होता है, एक केबल और कई सारे सिस्टम? बिल्कुल सही, दैट इज कॉल्ड अ बस टोपोलॉजी विच रिक्वायर्स अ मल्टी पॉइंट कनेक्शन। यस, इस तरीके से देखिए, एक केबल लगी हुई है और इससे कई सारे नोड्स या कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, ठीक। और इनके दोनों सिरों को क्या बोलते हैं, टर्मिनेटर। The starting point of the cable and the ending point of the cable is called a terminator. Next, the circuit used to store 1 bit of data is called, एक बिट डेटा को स्टोर करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सर्किट को क्या कहा जाता है? 1 बिट का मतलब 0 1, और 0 1 जहां स्टोर होते हैं उसे क्या बोलते हैं, बताइए? फ्लिप फ्लॉप। क्या दिया है? जी हां। और फ्लिप फ्लॉप के कलेक्शन को क्या बोलते हैं, रजिस्टर। तो द सर्किट यूज्ड टू स्टोर 1 बिट ऑफ डेटा, बिट का मतलब बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट का मतलब 0 1,
कंप्यूटर में 0 1 कहां पर स्टोर होता है? दैट इज इन फ्लिप फ्लॉप, और फ्लिप फ्लॉप के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? रजिस्टर। सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है? रजिस्टर। रजिस्टर किसके अंदर होता है? सीपीयू के अंदर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर। रजिस्टर की अगर बात करें तो रजिस्टर जो होती है वो एक तरीके की परमानेंट है या टेम्परेरी मेमोरी है? क्या ये डेटा को परमानेंट स्टोर करती है या टेम्परेरी स्टोर करती है? तो जितनी भी प्राइमरी मेमोरी होती है वो डेटा को टेम्परेरी स्टोर करती है। सिमिलरली रजिस्टर भी हमारी डेटा को कैसे स्टोर करती हैं? टेम्परेरी। जैसे रैम टेम्परेरी स्टोर करती है, वैसे ही रजिस्टर भी टेम्परेरी स्टोर करती है। परमानेंट स्टोरेज के लिए बनाया गया है रोम, रीड ओनली मेमोरी, या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। रोम आपके बायोस के इंस्ट्रक्शंस को सेव करेगी, जो ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करने में मदद करेगा, और जो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, है ना, वो आपके पर्सनल डेटा को बैकअप के तौर पर मेंटेन करती हैं। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट, SSD, डेटा ट्रांसफर स्पीड मेजर्ड इन। SSD की डेटा ट्रांसफर गति किसमें नापी जाती है? SSD का मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव, जो कि हार्ड डिस्क का एक बेटर वर्जन है। तो SSD में जो डेटा ट्रांसफर स्पीड है वो फ्लॉप्स, RPM, BPS या ऑल ऑफ दीज क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज बाइट्स पर सेकेंड इज द राइट आंसर। SSD की डेटा ट्रांसफर स्पीड क्या है? बाइट्स पर सेकेंड है। SSD कैपेसिटी इज टिपिकली मेजर्ड इन गीगाबाइट या टेराबाइट। कह रहा है SSD की स्पीड को हम लोग किसमें मेजर करते हैं? कितने गीगाबाइट है या कितने टेराबाइट है, इसमें मेजर किया जाता है। तो आंसर क्या होगा? BPS, बाइट्स पर सेकेंड। फ्लॉप्स किसकी होती है बताइए? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। ये सुपर कंप्यूटर की स्पीड है। कितने पेटाफ्लॉप है, कितना टेराफ्लॉप है ना, दैट इज द स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर। RPM किसकी स्पीड है? हार्ड डिस्क की। रेवोल्यूशंस पर मिनट इज द स्पीड ऑफ हार्ड डिस्क, जबकि SSD बाइट्स पर सेकेंड। कोई डाउट? क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट, इन IEEE स्टैंडर्ड 802.5 इज ऑल्सो कॉल्ड एस। हम लोग ने IEEE स्टैंडर्ड प्रीवियस सेशन में पढ़े भी हुए थे। IEEE स्टैंडर्ड 802.5 क्या है? पांचों उंगलियों में रिंग, यानी टोकन रिंग इज द करेक्ट आंसर। कहीं दिया हुआ है? जी हां, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट वन। ईथरनेट 802.3, टोकन बस 802.4, वायरलेस नेटवर्क या वाईफाई 802.11 और टोकन रिंग 802.5। नेक्स्ट, विच कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर एक्ट एज अ नर्वस सिस्टम। कंप्यूटर का कौन सा घटक तंत्र के रूप में कार्य करता है? स्टोरेज यूनिट नहीं, इनपुट यूनिट नहीं, ALU नहीं, कंट्रोल यूनिट इज द नर्वस सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर। CU, जिसका काम होता है सिस्टम को डिकोड करना, इंस्ट्रक्शंस को डिकोड यानी अपनी भाषा में समझना, दैट इज द वर्किंग ऑफ कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर तो समझता है 0 1, हम लोग समझते हैं इंग्लिश या हिंदी। तो जब भी हम कुछ भी लिखते हैं कंप्यूटर में, कंट्रोल यूनिट उसको क्या करेगा? डिकोड करेगा अपनी भाषा में 0 1 में। तो दैट इज द वर्किंग ऑफ अ कंट्रोल यूनिट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द नर्वस सिस्टम ऑफ अ कंप्यूटर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल आर कॉमनली नोन एज वाइल्ड कार्ड इन एक्सेल 365। कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रतीक को आमतौर पर एक्सेल 365 में वाइल्ड कार्ड के रूप में जाना जाता है? ये बहुत फेमस है। वाइल्ड कार्ड का यूज करते हैं स्पेशल सर्च करने के लिए एक्सेल शीट में, और दो ऐसे सिंबल्स हैं जो वाइल्ड कार्ड को सपोर्ट करते हैं। कौन कौन से? एक एस्ट्रिक और एक क्वेश्चन मार्क। दिस इज कॉल्ड अ वाइल्ड कार्ड सिंबल इन एक्सेल वर्कशीट। नेक्स्ट, which component of MS Excel displays the address of the active cell। MS Excel में कौन सा घटक सक्रिय सेल का पता प्रदर्शित करता है? फॉर्मूला बार, नेम बॉक्स, रो हेडर या कॉलम हेडर। हम जानते हैं एड्रेस के लिए हमेशा नेम बॉक्स का यूज किया जाता है। एड्रेस कहां पर शो होगा एक्टिव सेल का? दैट इज इन द नेम बॉक्स। नेम बॉक्स क्या होता है? जैसे सेल आपने क्लिक करी, पहली सेल का जो एड्रेस होगा वो क्या होगा? A1 होगा। और A1 क्या है?
MS Excel डिस्प्ले द एड्रेस ऑफ द एक्टिव सेल। तो एक्टिव सेल हमारी पहली है और इसका जो एड्रेस शो हो रहा है वो कहां पर हो रहा है, नेम बॉक्स में, दैट इज A1। क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट, इन एक्सेल द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर क्रिएटिंग अ चार्ट फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल। एक्सेल में चयनित सेल में चार्ट बनाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज करेंगे? चार्ट्स के लिए दो शॉर्टकट की यूज होती है। एक्सेल में कभी भी चार्ट पूछा जाए तो पहली शॉर्टकट की है F11 और दूसरी शॉर्टकट की है Alt प्लस F1। तो अगर ऑप्शन में Alt F1 गिवन है तो ये सही हो जाएगा और F11 गिवन है तो ये सही हो जाएगा। यहां पर क्या गिवन था, F11 फॉर क्रिएटिंग अ चार्ट, सो आंसर इज F11, है ना, दोनों याद रखिएगा, Alt F1 एंड F11। नेक्स्ट, डैश टाइप ऑफ रैम कंज्यूम्स मोर पावर एंड डैश रैम कंज्यूम्स लेस पावर। बताइएगा ऐसी कौन सी रैम है जो अधिक बिजली की खपत करती है और ऐसी कौन सी रैम है जो कम बिजली की खपत करती है। देखिए रैम का मतलब आप जानते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी है, लेकिन रैम हमारी दो तरीके की होती है, एक स्टैटिक और एक डायनेमिक। तीसरे तरीके की भी होती है जिसे हम लोग SD रैम बोलते हैं, सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम का यूज हम लोग करते हैं कहां पर, अपने लैपटॉप्स में, जबकि डायनेमिक रैम का इस्तेमाल हम लोग करते हैं कहां पर, सॉरी, स्टैटिक रैम का यूज हम लोग करते हैं कैश मेमोरी को बनाने के लिए, जबकि डायनेमिक रैम का यूज करते हैं अपने लैपटॉप्स में, कंप्यूटर्स में या मोबाइल फोन्स में। तो स्टैटिक रैम कहां पर होगी, कैश मेमोरी के लिए। डायनेमिक रैम कहां पर होगी, अपने लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स या मोबाइल फोन्स के लिए। तो कह रहे ऐसी कौन सी रैम है जो मोर पावर कंज्यूम करेगी, लैपटॉप वाली ज्यादा पावर कंज्यूम करेगी यानी डायनेमिक रैम, और लो पावर लेस पावर कौन कंज्यूम करेगी, लेस पावर का मतलब जो फास्ट है यानी कैश मेमोरी बनाने के लिए जो यूज कर रहे हैं यानी स्टैटिक रैम। तो पहले में हो जाएगा डायनेमिक रैम जो ज्यादा पावर लेगी और दूसरे में हो जाएगा स्टैटिक रैम जो कम पावर लेगी, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट वन, डायनेमिक रैम कॉमा स्टैटिक रैम। समझ में आ गया कौन ज्यादा पावर लेती है, हमारे लैपटॉप वाली डायनेमिक रैम, और कौन कम पावर लेती है जिसकी मदद से कैश मेमोरी बनाते हैं, दैट इज स्टैटिक रैम। और SD रैम का काम क्या है, क्लॉक को सिंक्रोनाइज करना। जो हमारे मोबाइल फोन या लैपटॉप में जो डेट और टाइम डिस्प्ले करती है ना क्लॉक, उसको सिंक करने का काम, उसको उसमें सामंजस्य बैठाने का काम SD रैम का होता है। क्लियर। नेक्स्ट, in MS Excel the error message displayed on the cell is always preceded by। Microsoft Excel में सेल में प्रदर्शित त्रुटि संदेश हमेशा किससे दर्शाते हैं, किस सिंबल से शो करते हैं एरर को, इक्वल्स टू, जी नहीं, इक्वल्स टू तो यूज करते हैं किसी फंक्शन या फॉर्मूले के लिए, इक्वल्स टू तो होगा नहीं। डॉलर सिंबल, बिल्कुल नहीं, क्योंकि डॉलर सिंबल का यूज हम लोग करते हैं सेल रेफरेंसिंग के लिए, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड, याद आया, सेल रेफरेंसिंग। परसेंटेज, बिल्कुल नहीं। हैश सिंबल, जी हां, तो एरर के लिए जिस सिंबल का हम लोग यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड हैश, जैसे हैश NA, हैश वैल्यू, हैश रेफ, हैश नेम, हैश डिव डिवाइडेड बाई 0, हैश हैश हैश, हैश नल या हैश नम। अब कुछ बातें याद रखिए, इक्वल्स टू का यूज होता है फॉर्मूले या फंक्शन को शुरू करने के लिए। स्टार्टिंग में क्या यूज करते हैं, इक्वल्स टू। ज्वाइन कॉनकैटिनेट स्ट्रिंग, यानी किसी भी स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए, सेल को आपस में कंबाइन करने के लिए किसका यूज करते हैं, एम्परसैंड का, एंड सिंबल का। सेल रेफरेंसिंग के लिए कौन सा सिंबल हो गया, डॉलर। और कॉलन का यूज करते हैं सेल रेंज के लिए, जैसे A1 से A5, ये क्या है, रेंज, तो कॉलन इज यूज्ड फॉर द सेल रेंज पर्पस। नेक्स्ट, CPU कैन डायरेक्टली अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज। CPU इस भाषा को सीधे समझता है। CPU कौन सी भाषा समझता है, C++, असेंबली या जावा। करेक्ट आंसर है असेंबली लैंग्वेज। जो हमारी CPU है यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, वो CU, ALU, MU है ना, ये सारी जो हैं वो किसको समझेंगी, असेंबली लैंग्वेज
जो कि सिंबल्स के फॉर्मेट में होती है, जो निमोनिक्स के फॉर्मेट में होती है। नेक्स्ट, विच मेमोरी एक्ट एज अ बफर बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी? कौन सी मेमोरी सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच में बफर के रूप में कार्य करती है? बहुत आसान है, सीपीयू और रैम के बीच में जो मेमोरी होती है उसे क्या बोलते हैं? कैश मेमोरी, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट वन। नेक्स्ट, हाउ कैन वी इंक्रीज द स्पीड ऑफ कंप्यूटर? हम कंप्यूटर की गति को कैसे बढ़ा सकते हैं? बाय यूजिंग लार्जर साइज ऑफ कंप्यूटर, बड़ा कंप्यूटर यूज करके नहीं। बाय इंक्रीजिंग द मेमोरी साइज ऑफ रैम, जी हां। बाय अपडेटिंग फर्मवेयर, नहीं। बाय इंस्टॉलिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जी नहीं। तो कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? रैम के साइज को इंक्रीज करेंगे, प्रोसेसर बढ़िया यूज करेंगे, है ना, तभी तो हम अपनी कंप्यूटर की स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बाय इंक्रीजिंग दी मेमोरी साइज ऑफ रैम। तो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, तो ये तो आप लोग आसानी से कर लेंगे। यस, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एमएस एक्सेस? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का प्राथमिक कार्य क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग एंड टेक्स्ट एडिटिंग, डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन, डेटाबेस मैनेजमेंट एंड क्रिएशन, या इमेज एडिटिंग एंड ग्राफिक डिजाइन? तो एमएस एक्सेस क्या है? डेटाबेस है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डेटाबेस मैनेजमेंट एंड क्रिएशन, यानी ऑप्शन 3 इज द राइट वन। यस, नेक्स्ट, वायरलेस यूएसबी यूज्ड इन विच नेटवर्क? वायरलेस यूएसबी किस नेटवर्क में उपयोग किया जाता है? वायरलेस का मतलब वाईफाई, यूएसबी का मतलब यूनिवर्सल सीरियल बस, और वाईफाई यूएसबी मतलब जैसे आपका वायरलेस माउस हो गया, वायरलेस कीबोर्ड हो गया। ये किस नेटवर्क में यूज होगा? पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क में। तो क्या पैन दिया है? जी हां, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट वन। तो ये सब वायरलेस यूएसबी किसका एग्जाम्पल होगा? पैन का, पर्सनल एरिया नेटवर्क का। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, विच मेमोरी इज वेरी क्लोज टू सीपीयू? कौन सी मेमोरी सीपीयू के बहुत करीब है? सीपीयू के अंदर पूछते कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जो सीपीयू के अंदर है, तो आंसर रजिस्टर हो जाता। ऐसी कौन सी मेमोरी है जो सीपीयू के करीब है? कैशे, रैम, है ना, यही तो करीब है, यानी प्राइमरी मेमोरी इज द करेक्ट आंसर। प्राइमरी मेमोरी में क्या आ जाएगा? रैम आ जाएगा। तो क्या रैम सीपीयू के करीब है? जी हां। क्लियर है? तो प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है? रैम, रोम। रैम कितने प्रकार की होती है? एस रैम, डी रैम, एस डी रैम। रोम कितने प्रकार की होती है? पी रोम, ईपी रोम, ईपी रोम और मास्क रोम। यस, नेक्स्ट, और ईपी रोम का एडवांस्ड फॉर्म क्या है? व्हाट इज द एडवांस्ड फॉर्म ऑफ ईपी रोम? फ्लैश मेमोरी। यस, और रोम में लिखे गए इंस्ट्रक्शंस को क्या बोलते हैं? द इंस्ट्रक्शंस विच आर रिटन इन रोम आर कॉल्ड, वेरी गुड, फर्मवेयर। फर्मवेयर हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर? कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, विच चिप एक्ट एज अ क्लॉक टू कीप द करेंट डेट एंड टाइम? बताइए, कौन सी चिप वर्तमान दिनांक और समय को रखने के लिए घड़ी के रूप में कार्य करती है? डेट और टाइम अगर आ जाएगा तो हमेशा आंसर क्या होगा? सीमॉस, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये डेट और टाइम को सही करने या मेंटेन करने का काम करती है। क्या हो गया? सीमॉस, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, जो एक्ट एज अ क्लॉक के तरीके पे काम करती है टू कीप द करंट डेट एंड टाइम, जिसकी मदद से हम कंप्यूटर या लैपटॉप या अपने मोबाइल फोन में डेट और टाइम को देख सकते हैं वाया सीमॉस बैटरी, है ना, ये एक बैटरी के फॉर्म में होती है। नेक्स्ट, द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ चैट जीपीटी, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, है ना, इनसे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। बताओ, चैट जीपीटी की आधिकारिक वेबसाइट कौन सी है? openai.com, google.com, chatgpt.com या chatgpt.in? करेक्ट आंसर है openai.com, क्योंकि चैट जीपीटी को बनाने वाली कंपनी कौन सी है? OpenAI। तो इसकी वेबसाइट का नाम क्या है उस कंपनी के नाम से? दैट इज openai.com, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट वन। नेक्स्ट, चैट जीपीटी के बारे में कुछ बातें याद रखिएगा, जैसे वेबसाइट का नाम है openai.com, www.openai.com वेबसाइट का नाम।
स्टैंड्स फॉर, इसकी फुल फॉर्म क्या है? चैट जीपीटी का मतलब है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर, जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। किस ईयर में चैट जीपीटी आया? 2022, 30 नवंबर 2022। टाइप क्या है ये एक प्रकार का चैटबॉट एआई है, चैटबॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कंपनी का नाम क्या है? वेबसाइट वाला ही, ओपन एआई इज द नेम ऑफ कंपनी। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल जीरो इन एमएस एक्सेल 2021? या किसी भी वर्जन में, एमएस एक्सेल 2021, 2024 है ना, किसी भी वर्जन में पूछें, कंट्रोल जीरो का क्या कार्य है? टॉगल द इटैलिक सेक्शन, टॉगल द करंट कॉलम, हाइड द सिलेक्टेड कॉलम या हाइड द सिलेक्टेड रो? वेरी गुड, एंड द करेक्ट आंसर इज टू हाइड द सिलेक्टेड कॉलम। कैसे याद कराया था मैंने आपको? रो के केस में रोना नहीं है, नहीं मतलब नो, यानी कंट्रोल +9 फॉर द हाइड रो, और हाइड कॉलम का मतलब सी को अगर आप पूरा कर दें तो 0 बन जाएगा, तो कंट्रोल 0 फॉर हाइड दी कॉलम। तो एक्सेल शीट में अगर हमें कॉलम हाइड करना है तो कंट्रोल 0, और अगर रो हाइड करना है तो रोना नहीं है, नहीं मतलब 9, 9 मतलब कंट्रोल +9। यस। नेक्स्ट, व्हाट इज द शॉर्टकट टू ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स इन एमएस वर्ड? बताइएगा, एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट की क्या है? 2 शॉर्टकट की हैं जिसकी मदद से फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करते हैं। एक तो है कंट्रोल +D, जो कि यह गिवन भी है ऑप्शन नंबर 4 में, तो कंट्रोल D भी सही है, या कंट्रोल शिफ्ट F भी सही है। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स किसको बोलते हैं? जिसमें फॉन्ट के नाम को बदल सकते हैं, फॉन्ट के स्टाइल को बदल सकते हैं, फॉन्ट के साइज को चेंज कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड अ फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। क्या होगा? कंट्रोल D इज द राइट आंसर, या अगर ये ऑप्शन में ना हो तो कंट्रोल शिफ्ट F हो जाएगा टू ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स इन एमएस वर्ड। यस। क्वेश्चन नंबर 41 बताइएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वैलिड IPv4 एड्रेस? इनमें से कौन सा वैलिड वैध IPv4 पता नहीं है? IPv4 की रेंज कितनी होती है? 0 से 255। अगर 255 से ज्यादा कोई ऑक्टेट होगी तो वो इनवैलिड हो जाएगा। पहला वाला देखो ऑप्शन, क्या 255 के अंदर है सारे नंबर? जी हां, वैलिड है। दूसरा देखो, 255 के अंदर है? जी हां। तीसरा भी 255 के अंदर है, लेकिन फोर्थ ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि यहां 1000 आ गया, जो कि 255 से बड़ा नंबर है। और IPv4 की रेंज कितनी होगी? 0 से 255 के बीच में। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर 4 इज द रॉन्ग वन। ये रहा आज का क्वेश्चन नंबर 42। आउट ऑफ 41 आपने कितने सही किए एक बार कमेंट करके मुझे बताइएगा, और 42 का आंसर भी आपको देना है कमेंट सेक्शन में, क्योंकि यह है क्वेश्चन ऑफ द डे। बताइए, व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज यू कैन अप्लाई फॉर एनी कैरेक्टर इन एमएस वर्ड 2021? एमएस वर्ड 2021 में किसी भी कैरेक्टर के लिए आप अधिकतम कितना फॉन्ट आकार लागू कर सकते हैं? 872, 400, 1638 या आता है? बताएंगे नहीं। एमएस वर्ड में जो मैक्सिमम फॉन्ट साइज है वो कितना है? 8 है, 72 है, 400 है या 1638 है? मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा इसका आंसर। इफ यस, देन प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन गाइस। कैसा लगा आपको ये सेशन? पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कंप्यूटर को बेसिक टू एडवांस से पढ़ना तो आप जुड़ सकते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर SI ASI या प्रोग्रामर ग्रेड 2 के इन कोर्सेज के साथ। कोर्सेज से जुड़ने के लिए आप करोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, कुछ नए क्वेश्चन, कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर। Thank you very much, guys.